नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। हमारा आज का विषय है यूपी में नौकरियों की बहार। आपको याद होगा 2022 के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमले होते रहे और प्रदेश सरकार पर भी हमले होते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और अब ऐसा उनका दावा है कि नौकरियों की उत्तर प्रदेश में बहार है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पिछले 6 वर्षों में 6 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 1.5 लाख युवकों को नियुक्तियां दी हैं। पिछले एक महीने में औसतन 11,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। यह सिलसिला जारी है। 96 लाख MSME इकाइयों के जरिए लगभग 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। ये दावे कितने सही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि नियुक्ति पत्र खुद योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, इसलिए इन दावों पर शक करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन विपक्ष की अपनी बात है, विपक्ष अपनी बात कहेगा। हम पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने वक्ताओं के पास चलेंगे। यूपी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। बीते 6 साल में उसने अकेले सरकारी क्षेत्र में 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया है। कोरोना काल में जब देश भर में विकास की रफ्तार थम गई थी, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आने वाले अप्रवासी युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 साल में MSME सेक्टर के तहत करीब 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दिया जा चुका है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए आने वाले प्रस्तावों के अमली जामा मिलने पर करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। जबकि सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना से प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, खेल, पुलिस समेत सभी विभागों की रिक्त भर्तियों में पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। नियुक्तियों में पात्रता, शुचिता व निष्पक्षता होने से भी सभी युवा कायल हैं। सरकार ने गृह विभाग ही नहीं, भू विज्ञान, खनन, शिक्षा, आयुष सहित कई विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने 16 लाख युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग दिलाई है, जो इनके भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बेरोजगारों व स्वरोजगार योजना पर सरकारी नौकरी देने की कोशिशों में लगे हैं। सीएम ने पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां करने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसके तहत करीब 1,54,000 युवाओं को पुलिस में नौकरी दी गई है। 6 साल के कार्यकाल में 1.25 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के साथ ही बेरोजगारों के लिए करीब 2 करोड़ 35 लाख वार्षिक योजना भी शुरू की गई है। लेकिन फिलहाल इसके बावजूद विपक्ष की बात की जाए तो लगातार वो बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमलावर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि उन्हें 6 लाख नौकरियां सरकार ने दी हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि 69,000 टीचरों के मामले में अभी तक क्या हो रहा है। पहले कई बार नौकरियों की घोषणा होती है, लेकिन क्या उनको वास्तव में नौकरियां अभ्यर्थियों को मिल पाती हैं? पिछले सदन में भी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और युवाओं के नौकरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में इस बार सरकार किन आंकड़ों के साथ सदन में विपक्ष को जवाब देगा। जब से भाजपा सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई। हमारी आज की बहस में हिस्सा लेंगे ओम प्रकाश सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज यादव, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर गोपाल जी तिवारी हैं, शिक्षाविद हैं, इनोवेशन IAS एकेडमी के संचालक भी हैं। अमरेंद्र पटेल, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश चयनित शिक्षक भर्ती मोर्चा के। बातचीत की शुरुआत हम मनोज यादव जी से करना चाहेंगे। मनोज यादव जी स्क्रीन पे अभी दिखाई नहीं दे रहे। मनोज यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मनोज यादव जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर गोपाल जी तिवारी, प्रदेश सरकार का ये दावा है कि पिछले 6 साल में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
अब इसके अलावा जो रोजगार के लिए कहा जा रहा है, 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के जरिए लगभग 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिला है। आपके पास, आप शिक्षाविद भी हैं, एकेडमिशियन भी है, एक कोचिंग भी चलाते हैं। आपका मूल काम बेरोजगार और रोजगार की तलाश में रहने वाले युवकों से ही पड़ता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। क्या बेरोजगारी के आंकड़े कुछ कम हुए हैं? क्या रोजगार की दिशा में सरकार का जो प्रयास है वो सही चल रहा है? और क्या हम इस अभी जो रफ्तार चल रही है इसके चलते क्या हम बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? गोपाल जी। सरकार दावा करती है कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं और सारे रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमीन में देखा जाए तो हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत सारी बंद हो रही है और उसका कारण यही है कि आ ही नहीं, सरकारी आई नहीं है। अमरेंद्र पटेल जी, आप चयनित शिक्षक भर्ती मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि पिछले 6 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां, इसके अलावा एमएसएमई के जरिए लगभग 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे लेकर के क्या कह रहे हैं? आप क्या देखते हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए हमको अपने चैनल के माध्यम से बात रखने को कहा। जैसा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार तमाम नियुक्तियों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं बांटते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और 2018 में हुई है। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। 2018 से अभी तक वो भर्ती पूरी भी नहीं हो पाई है। उसमें तमाम अड़चने, उसमें रिजर्वेशन का मामला, उसमें आंसर की प्रकरण का विवाद और तमाम भर्तियां हैं। जैसे चाहे लेखपाल की कहें, अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, हुआ भी तो एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया है तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तमाम ऐसी भर्तियां पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो ये कहा जा रहा है इस समय कि जो भी भर्तियां हो रही हैं निष्पक्ष हो रही हैं, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई एक भर्ती आप बता दीजिए। मैं तो युवा हूं, बेरोजगार हूं, मैं तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। हर बार कभी बीटीसी, बीएड और ये कई तमाम प्रतियोगी परीक्षा, जो भी परीक्षाएं होंगी, उसका पेपर पहला लीक होना एकदम इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, सिंगल बेंच में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, फिर धरना होगा, फिर कई आयोगों में जाएंगे, चाहे पिछड़ा आयोग, चाहे दलित आयोग। इसके बाद वहां से वापसी होकर के तब जाके कहीं नियुक्ति, वो भी जोर जबरदस्ती से बिना देखे। आप दरोगा भर्ती देखे, अभी दरोगा भर्ती की नियुक्ति माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति बांटा। दरोगा भर्ती में कितनी धांधली हुई ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग चूंकि मीडिया है, हमेशा आप हर मामले पे बातचीत करते हैं, हर मामले पे चर्चा करते हैं, आपको पता है। मैं कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 6800 लोगों की नियुक्ति 5 जनवरी 2021 को आ गई थी। आज तक उनको नियुक्ति नहीं हो पाई। अभी कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का घेराव करेंगे उनके आवास का, और वहां हम लोग अपनी मांग रखेंगे कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। अगर मान लीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को न्याय दे दिया, बोल दिया कि नहीं आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो अधिकारी ऐसे हैं कि अधिकारी उसको कोर्ट में फंसाएंगे, अधिकारी उसको तमाम इधर उधर अड़चनों में, गोल मटोल में उसको झिलाए रहेंगे। युवा परेशान है, युवा एकदम पूरी तरीके से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। कम से कम 20 लाख ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार टेट पास लोग हैं। ठीक है अमरेंद्र जी, आपके पास आते हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी, अमरेंद्र पटेल जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। आपसे सवाल ये है, आप इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले 6 साल में लगभग 6 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई है। इसमें पुलिस विभाग में ही अकेले 1.54 लाख युवकों को नियुक्तियां दी गई, लगभग 1.5 लाख लोगों को नियुक्तियां दी हैं। और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपते हैं जब भी किसी विभाग का बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, तो एक कार्यक्रम होता है और उसमें वे स्वयं युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हैं। तो आप लोगों का ये जो दावा था, बार बार एक आरोप आप लगाते थे कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि उस दावे के कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। मनोज जी, कुछ का विकास, सबका विश्वास और कुछ के लिए सरकार का तहे दिल से प्रयास, ये नारा इस सरकार पे पूरी तरीके से लागू होता है। जी, इन 4 लाइनों में ही मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता अच्छा। और आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और सरकार रिएक्ट क्या कर रही है मौजूदा भर्तियों को लेकर। जितनी भी हमारे साथी पटेल जी ने जो बातें रखी हैं, कई बार संघर्षों में मैं जेल गया हूं और इनका आंदोलन लगातार इको गार्डन में चलता हुआ नजर आया है। बारिश में, धूप में, ठंड में, हम साल भर आंदोलन समाजवादी पार्टी करती है, हर बार इनसे हमारी भेंट हुई है और इनका प्रयास जो है, ये जिस भी मुद्दे के लिए, जिस भी बातों के लिए लड़ रहे हैं उपाध्याय जी, वो सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई। हाँ, 6 लाख नौकरियां दे दी है तो हो सकता दे दी हो भाई, क्योंकि सबका साथ कुछ का विकास के लिए सरकार लगातार और निरंतर प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अभी भर्तियां निकली हैं, अभी बता देंगे सर। कुछ वीडियो की पोस्टें आई थी और अभी मैं आज कहीं देख रहा था कुछ और पोस्टें आई हैं पिछड़ों के लिए। अगर 500 पोस्टें हैं तो पिछड़ों के लिए मात्र 100 से अंदर है, 100 से अंदर पोस्टें पिछड़ों के लिए। और पिछड़ों की संख्या कितनी है? क्यों मनोज जी, लेकिन वो तो एक मिनट मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए मात्र 100 के अंदर है, तो ये तो जो रिजर्वेशन का जो एक फार्मूला न्यायालय द्वारा तय किया गया है उसी के तहत तो दी गई होगी ना, उसको कम ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, तो फिर आप अगर न्यायालय के लिए आप ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए रिजर्वेशन इतना है, तो टोटल का 27% तो होना चाहिए। जितनी वैकेंसी निकली है उसका 27% तो हो, वो भी तो नहीं होता है। वो कहीं 15% आता है, कहीं 12% आता है, कहीं 10% आता है। वो क्यों? समस्या और सवाल तो इस बात का। खैर, हम इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। सरकार बड़ी ईमानदार सरकार के रूप में जानी जा रही है। ईमानदार मुख्यमंत्री है, ईमानदार सरकार का काम है। पटेल जी ने ईमानदारी को केले के छिलके की तरह छीला और सरकार स्पष्ट रूप से दिखती नजर आ गई कि सरकार की मंशा और मंतव्य है क्या समाज में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन एक बात बताता चलूं कि जिस तरीके से भर्तियां की गई, पर्चा लीक भर्तियां की गई, इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा और योगी आदित्यनाथ के लिए तालियां भी बजाऊंगा। न कोर्ट की परवाह, न जज की परवाह। पता नहीं भर्ती कैसे हो जाती है। मतलब पर्चा लीक हो गया, भर्ती हो गई, पर्चा लीक हो गया, भर्ती हो गई। ये तो मतलब हम लोगों के सरकारों में तो ये व्यवस्था ही नहीं है। वो कभी सरकार ने सोची, वो तो कोर्ट में चला जाता था, उस पर मुकदमा हो जाता था, भर्ती करा नहीं सकते थे। अब क्योंकि उसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई भर्ती की। लेकिन ये अब इसको मैं बेहयाई कहूँ, बेशर्मी कहूँ, या पता नहीं कौन सा जादूगरी कहूँ, कोई दुआ हुआ होती होगी, दुआ मार देते भर्ती हो जाती है। न न्यायालय रोकता है, न कोई और रोकता है, न मनोज जी। लेकिन आपकी सरकार के कार्यकाल में भी तमाम सारे विवाद हुए थे। उस समय ये आरोप लगते रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में घरों से लिस्टें जाती थी और वो जो लिस्टें जाती थी वही बस नियुक्तियां होकर के आ जाती थी। आपकी सरकार में भी इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन इस सरकार का तो दावा है कि पूरी नियुक्तियां जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं? उपाध्याय जी, आपने जो कहा, मैंने जो 4 लाइनें कही थी उसी में सब कुछ छिपा था। अब हम यादव ठाकुर पंडित करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि डिबेट की एक गरिमा होती है। सबका अपना। नहीं, वो मैं भी नहीं करना चाह रहा इस डिबेट में। हाँ बिल्कुल, नहीं, वो बिल्कुल मैं भी ये जातिवाद शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता हूँ। मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, इसका जवाब बीजेपी से आप स्पेशली ले लीजिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा और हमारी सरकार जब थी उसमें ये बात कही गई कि समाजवादी पार्टी 86 में 56 SDM यादवों की भर्ती कर ली पीसीएस में।
तो मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ, जी। जब आदरणीय राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष जी ने सदन में आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी ने, तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि 86 में 56 जो यादव एसडीएम सेलेक्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट उनका रिजल्ट आप रख दो सदन में, क्योंकि सदन में कोई बात आपको भी पता है झूठी ना कही जा सकती है ना रखी जा सकती है। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। यानी कि ईमानदार मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री, दुनिया का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, वो लिस्ट तो वो परिणाम वो रिजल्ट रख क्यों नहीं पाया सदन में? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। और बाकी सारे आरोप जो कहेंगे ठीक है, वो सारे ठीक है। आरोप ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। मनोज जी आपके पास आते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी भाजपा की तरफ से हमारे साथ हैं, इसीलिए हमने पहले बाकी वक्ताओं से लिया ताकि, क्योंकि जवाब भाजपा को देना है। ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत सारे आरोप पटेल जी ने भी लगाए हैं और यादव जी ने भी लगाए हैं, सारे सवालों के जवाब आप ही को देने हैं। ओम प्रकाश सिंह जी। उपाध्याय जी, कई सालों से मनोज यादव और हम डिबेट पर साथ साथ मिलते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और इनको मैं अन्य प्रवक्ताओं से काफी योग्य प्रवक्ता मानता हूं। लेकिन आज जब ये बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। अरे बिल्कुल इतनी है। बचकानी, इतनी बचकानी बात इन्होंने कही कि साहब 500 में बैकवर्ड का जो हिस्सा ले लिया गया, 500 में 100 रखा गया, तो आपने भी उसकी काट रखा कि अगर ऐसा होता है तो आरक्षण की जो विधि है उसको कोई भी आयोग, कोई भी चयन प्रक्रिया उसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक घंटे स्टैंड नहीं कर सकती। मैं भी 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया अंगुली नीचे कर लो, जब हम बोल लेंगे तो फिर अंगुली ऊपर कर दे। आप अंगुली नीचे करो, मत ऊपर करो न, फिर आप उंगली काट देंगे। अरे नहीं, वो बाल ठीक कर रहे हैं, वो अपने बाल ठीक कर रहे हैं। सारी वो बाल ठीक कर रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी, उंगली नहीं कर रहे हैं। जी जी उपाध्याय जी, मेरा ये कहना है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी सरकारें रही, 6 साल में हमने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, और नहीं तो सूचना के अधिकार के तहत समाजवादी पार्टी मांग ले और गूगल पर जाकर के देख ले कि सरकार ने कहां कितनी भर्तियां की। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 1.5 वर्षों में हमने 55,000 सरकारी नियुक्तियां की है और 1 महीने में 11,000 नियुक्तियां की है। कहिए तो मैं आपको बता दूं किस विभाग में कितने लोगों की नियुक्तियां हुई। लेकिन उपाध्याय जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं और मैंने भी जीवन भर पत्रकारिता किया है। किसी जमाने में नौकरी उसको मिलती थी जो सत्ता के 5 केंद्र बिंदु थे, कहिए तो नाम बता दूं। और सरकारी नौकरी उसको मिलती थी जिसने जमीन जेवर और वो बेचा हो और बेच करके पैसा दिया उसको मिली। या ये भी देखा होगा उपाध्याय जी कि पूर्वांचल के हिस्से को मार करके लिस्ट पश्चिमांचल की आ गई और उनको मिली। और जो लड़ाई है पिछड़ा वर्ग का हक, पिछड़ा वर्ग को 27% चाहिए, पिछड़ा वर्ग में केवल एक जात विशेष नहीं आते, उसमें तमाम जातियां आती है, उनके हक को मारा गया और एक जात विशेष को फायदा दिया। और आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयाग हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया, भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया और सरकार को फटकार भी लगाई थी। ये सब चीजें जो है वो, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी नियुक्तियां हो रही है वो पारदर्शी ढंग से हो रही है, ईमानदारी से हो रही है और बिना भेदभाव की हो रही है। ये नियुक्तियां हो रही है। आप देखिए क्या होता है, एक सरकारों में, उपाध्याय जी सुनिए, नॉन गस्टेड अफसरों में भी क्या होता था, रिटन आप पास में 100 में 90 ले आइए, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में उपाध्याय जी आप खारिज कर दिए जाएंगे क्योंकि नंबर उसमें बढ़ा दिया जाता, घटा जाता। आज सरकार ने इस धांधली को खत्म करने के लिए कहा कि नॉन गस्टेड अफसरों में कोई इंटरव्यू नहीं, आप रिटन इम्तिहान दो, आपका जो अंक आएगा उसके हिसाब से होगा। क्या उपाध्याय जी ये बता सकते हैं किसी जाति ने, किसी क्षेत्र ने, किसी मजहब ने आरोप लगाया हो चयन प्रक्रिया पर? किसी ने लगाया हो कि साहब इसमें इस जाति की ज्यादा हो गई, इसमें कम हो गई? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पटेल जी, अभी बहुत सारी बातों के जवाब ओम प्रकाश सिंह जी ने दिए। मैं चाहता हूं कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है कि आप
69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला एक लटका हुआ है और भी कई तरह के मामले लटके हुए हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो साफ दिखाई देती है। नियुक्तियों पर लगातार काम हो रहा है। जैसे मेरे पास जो आंकड़े हैं, कौशल विकास के तहत लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और लगभग 2.5 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना भी शुरू हुई है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले उसी को रोजगार कहा जाएगा। अगर कोई अपना स्वरोजगार शुरू करता है, यदि उसे जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके तहत जो कंपनियां यहाँ आती हैं उनमें रोजगार मिलता है और उसके जरिए जो साइड में स्वरोजगार उत्पन्न होते हैं वह भी रोजगार की श्रेणी में ही आते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि इन नियुक्तियों में 69,000 शिक्षकों को वाला मामला आप उठाते हैं, बहुत सारी और चीज़ों में गड़बड़ियां हैं, और एक और जो सबसे बड़ा लेकुना है वो ये है कि जो न्यायालय के तहत मामले जो चले जाते हैं वो लटक जाते हैं। आप वाइज नहीं जारी किया जी, लगातार हम लोग चिल्ला रहे हैं, 2 साल से इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, ज्यादा दिन तक न्याय देने का वादा किया, लेकिन फिर उनके अधिकारी ना तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ वाइज लिस्ट निकालते हैं, 6800 की नई लिस्ट निकालते हैं, बताते हैं कि हमने आरक्षण की विसंगति किया, आरक्षण का घोटाला नहीं किया। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। बताइए, 69,000 में 6800 लोगों का घोटाला हो गया। 6800 लोग आज हम लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, इन अधिकारियों के दफ्तर में, उन मंत्रियों के यहाँ पैर छूना, उनके यहाँ दौड़ना, ये करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कितना साफ सुथरा हुआ है, कितना पारदर्शी। बताएं 69,000 भर्ती के बारे में क्या पारदर्शिता है, बताइए आप। नहीं, 69,000 भर्ती में क्या पारदर्शिता हुई है? क्या आज तक 6900 लोगों की लिस्ट ओम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि 69,000 शिक्षकों के बारे में 69,000 शिक्षकों का मामला लंबे समय से चल रहा है। ओम प्रकाश सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ, ओम प्रकाश जी वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। मेरा ये कहना है कि 69,000 शिक्षकों का जो मामला है वो लंबे समय से चल रहा है। अब आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा कि उस मामले में आखिर हो क्या रहा है, क्या कोई निर्णय हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि 69,000 की जो संख्या है वह कम नहीं होती है। और ऐसे में जब, सुन तो लीजिए, ऐसे में जब सरकार ये दावे कर रही है कि सारी नियुक्तियां ट्रांसपेरेंसी के तहत हो रही है, मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए। ओम प्रकाश सिंह जी, बिल्कुल। आप ये बताइए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं, उपाध्याय जी, आप बताइए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है कि नहीं हो रही? मैं कह रहा हूँ योगी जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन अधिकारियों को और सतीश द्विवेदी जी को जेल क्यों नहीं भेजा? अगर 6800 लोगों के साथ गलत हुआ तो जेल क्यों नहीं भेजा? आप जिसको कहेंगे उसको जेल भेज दिया जाए। नहीं, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का घोटाला हुआ है, रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्यों नहीं जेल भेज दिया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप मानते हैं? आपकी स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते हैं आप? संवैधानिक तरीके से हो रहा, आप कुछ नहीं संवैधानिक तरीके से हो रहा है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है। एक तरफा बात बोल रहे हैं। संवैधानिक तरीके से कौन सा एक तरफा? हम किसी पार्टी में नहीं है, हम बेरोजगार। ठीक है, मनोज जी से जवाब लेते। मनोज जी, आप तो विपक्ष के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है यूपी में। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षकों का मामला हो या और भी कई छोटे छोटे या बड़े, सब मिला के मामले आते रहेंगे, किस कोई भी सरकार हो, ये नियुक्ति प्रक्रिया जब भी होती है हर राज्य में ये समस्या है। और एक दूसरी बड़ी समस्या है कि सारे मामले कोर्ट में जाके अटक जाते हैं। तो ऐसे में फिर कैसे ये हो सकता है? जितनी नौकरियों के आवेदन निकाले हैं और जिनकी भर्तियां हुई हैं, और जो पूर्व की सरकार के आवेदन, भर्तियां निकाले का आवेदन जो आया लिया था, और वो इस सरकार में कितना भर्ती हो पाया, इन सब का अगर सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे, व्हाइट पेपर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि श्वेत पत्र में भी गलत बात नहीं सरकार कर सकती हो, तो उसको सही आंकड़े रखने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ टीवी चैनल पे ओम प्रकाश कहेंगे सब कुछ अच्छा है, और पटेल जी कहेंगे कि भैया न्याय नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी न्याय के लिए मांग करेगी, तो
हम झूठे साबित हो जाएंगे और पटेल जी भी झूठे साबित हो जाएंगे। मैं एक सिंपल सी बात इसीलिए कह रहा हूँ, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है सदन में कि 86 में 56 यादव एसडीएम हुए हैं समाजवादी सरकार में, वो वाला भी लिस्ट जारी कर दो, श्वेत पत्र पे जारी कर दो, जनता भी पढ़े। और मैं एक मांग करूंगा आपके चैनल पे, वो जो 56 यादव एसडीएम हो गए 86 में, उन सबको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। उन्हें टर्म बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, उनको जॉब करने का अधिकार नहीं। चूंकि 86 पोस्टों में अगर 56 यादव हो जाए तो इसका मतलब वो स्वच्छ भर्ती नहीं हो सकती है। तो मैं तो मांग करता हूँ कि वो 56 के 56 यादव एसडीएम जो चुने गए हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, सरकार हमारी हो या किसी की हो। और इसी तरह उपाध्याय जी, इसी तरह जातिवाद, मान लीजिए कहीं 50 पोस्टें निकली हैं और उसमें अगर 35 ब्राह्मण या 35 क्षत्रिय हो गए तो वो वाली पोस्ट भी खत्म कर दी जाए, क्योंकि वो भी न्यायप्रिय नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस के आधार पे होगा। आप ओम प्रकाश जी इस बात का जवाब दें कि 86 में 56 वाले पे कब कार्रवाई करेंगे, और इस तरह के जो और रिजल्ट आए हैं मैच करते हुए। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ गोपाल जी तिवारी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके साथ हमारा कनेक्टिविटी का इशू था। गोपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो सरकार की तरफ से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं नौकरी की, वो कितनी सार्थक हैं, और उनसे कितना एक आपको लगता है कि क्या कोई हम किसी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक शिक्षाविद भी है, आईएएस की एकेडमी भी आप चलाते हैं, आप इस बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं। मनोज यादव जी ने सारे सवाल आपकी तरफ फिर से एक बार खड़े कर दिए हैं। एक जो मामला सबसे अहम है वो ये कि 56 यानी 56 एसडीएम जो यादव की नियुक्तियों की बात कही गई थी, उस मामले पे भाजपा का रुख क्या है, सरकार का रुख क्या है। और दूसरा, ये जो नियुक्तियों वाले जो मामले हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं या किसी न किसी कारण से निलंबित हैं, उनको नियुक्तियों को रेगुलर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या 69,000 शिक्षकों के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है या सरकार ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है? इसमें जो हमारे वक्ता हैं अमरेंद्र जी, उनका ये आरोप है कि कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों में घोटाला हुआ है, और ये सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक अलग छवि पेश करती है। योगी जी की छवि पर इस मामले में अभी तक कोई दाग नहीं है। तो ऐसे में जो इन्होंने जिन मंत्रियों का नाम लिया उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस सरकार में तो होना चाहिए। ओम प्रकाश सिंह जी। जी उपाध्याय जी, मैं वही कह रहा हूं कि पिछले 6 वर्षों से जितनी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में हो रही है पारदर्शी और ईमानदारी ढंग से हो रही है। हमारे मनोज यादव ने कुछ सवाल खड़ा किए। सवाल अगर आप करते हो तो आप भी उतने हकदार हो जवाब देने के लिए। आप अगर हमसे पूछ रहे हो कि 6 साल में आपने 6 लाख लोगों की नौकरियां कहाँ दी और आपने आरक्षण रोक लिया, जाति विशेष को कहीं ज्यादा दे दिया, बोल रहे थे ठाकुर ब्राह्मण, तो भाई ठीक है, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, लेकिन आरोप लगाने के पहले आप 2-3 सवाल का जवाब आप भी दे दो। आप इतने बता दो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार पिता पुत्र की सरकार रही, आपने कितना सरकारी नौकरियां दी, नंबर 1। नंबर 2, किन किन जातियों को आपने नौकरियां दी, नंबर 2। नंबर 3, आपने क्षेत्रीय बैलेंस को कैसे ठीक किया, पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरा नौकरियां दिया। एक सत्य पत्र ये भी जारी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने इनके लोग। ओम प्रकाश जी, मेरा एक सवाल है, सुनिए तो, मेरा एक सवाल है ओम प्रकाश जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार अब नहीं है और लगातार दूसरा चुनाव वो हार चुके हैं। ऐसे में अब उनसे ये जो सवाल पूछना है, मुझे लगता है कि चाहे वो तमाम सारे मुद्दे रहते हैं हारने में, हो सकता है ये भी उनकी हार का एक विशेष कारण रहा हो, तो उनको जनता ने जवाब दे दिया। लेकिन अब तो जनता आपसे सवाल करेगी, आप समाजवादी पार्टी के ऊपर छोड़ करके बरी नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। अब उनकी सरकार नहीं है, सरकार आपकी है, सवाल तो लोग आपसे पूछेंगे और हम भी आपसे पूछेंगे। ओम प्रकाश सिंह, बात सुन लीजिए, जब आप चुनाव के मैदान में मुद्दों को लेकर जाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और जब जनता के बीच में जाती है तो बताती है ना कि लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं है,
हम तो डिबेट में बैठे हैं, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है। अरे ओम प्रकाश जी, हम चुनाव की डिबेट में नहीं बैठे हैं, हम तो युवाओं की बात करने के लिए बैठे हैं। युवाओं को बता तो रहा हूँ, जी। मैं तो बता रहा हूँ कि भैया 6 साल में 6 लाख लोगों को दिया, और केवल सरकारी नौकरी नहीं दिया, एक जनपद एक उद्योग का हमने चलाया। आज जनपदों में जिस जनपद में जो उद्योग रहा, चाहे लोहा का रहा, चमड़ा का रहा, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने उसको नौजवानों को उस उद्योग को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। एमएसपी के तहत हमने दिया कि नहीं दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन योजना के तहत 10 लाख से लेकर 25 लाख तक 3%, 2% ब्याज पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप ये बताइए, ये गरीबों की सरकार इससे पहले रही है, तो जो खोंचे वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको बिना किसी बैंक गारंटी का 10,000 रुपया उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? रही बात 69,000 की, तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, और एक गलत झूठ न बोला जाए। ये जो बैठे हैं पटेल जी, इन्होंने कह दिया कि मैं कोई किसी का प्रवक्ता न हूं, आपका हूं नहीं इनका। घोटाला हुआ, जरा आपने दिखाइए किसानों के साथ क्या किया? अग्निवीर भर्ती से लोग लौट रहे हैं, उनके साथ क्या किया? कहाँ ये आया है कि सरकार 50 लाख बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ क्या किया? क्या हुआ? 50 लाख अमरेंद्र जी, आपके एक मिनट, अमरेंद्र जी आप मेरी तरफ देखिए। अमरेंद्र जी, आप सीधे जवाब न दें। अमरेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि अब आप पॉइंट वाइज बताइए आपके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बहस अब समाप्ति की ओर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं एक्चुअली में। हो सकता है ओम प्रकाश सिंह जी उसको सुने, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, और सरकार इस मामले में संवेदनशील भी है। पटेल जी, आपके मुद्दे क्या है? देखिए, बेसिकली मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ, और नौजवान, बेरोजगार, पिछड़े दलितों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूँ। मेरा सबसे इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 2018 में आई, उसमें रिजर्वेशन घोटाला हुआ, ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा। हम लोग फिर मंत्रियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ कम से कम 1 साल संघर्ष किया। तब योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कराई, जांच कमेटी बैठाई, जो गन्ना के पर्यवेक्षक के वो थे, उनसे जांच कराई बाकायदा, और रिपोर्ट आई कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को न्याय दिया जाए और 2 दिन के अंदर नियुक्ति दे दी जाए। फिर वही अधिकारी जो गोल गोल, जो वही शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, वही इनका विभाग हम लोगों को फिर कोर्ट के चक्कर में यहाँ वहाँ अटका के रखा। क्या अगर पारदर्शिता की बात थी तो क्या 69,000 की पूरी लिस्ट कैटेगरी वाइज, कट ऑफ वाइज जारी हुई? क्या जो 6800 शिक्षकों की जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे लिस्ट निकाली गई, क्या उसको अभी तक नियुक्ति मिली? उसके भी 2 साल हो गए नियुक्ति ना मिलने के, योगी आदित्यनाथ जी के कहने के बाद, ठीक है, अमित शाह जी के कहने के बाद, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के कहने के बाद। ठीक है ओम प्रकाश जी, ये मुद्दा जायज है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और उन्होंने बहुत तफसील से और बहुत सहजता के साथ अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए ओम प्रकाश सिंह जी। उपाध्याय जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है, कुछ कोर्ट का पेच है, कुछ उसमें पेच है। उन पेचों को दूर करके निश्चित रूप से आप देखिएगा, ये कहीं युवाओं के प्रति अन्याय नहीं होगा। ये तो आप मान के चलिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ। कोई जाति धर्म भेद का व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे साथ अन्याय हुआ। इस मामले में भी सरकार गंभीर है, और देखिएगा समय रहते आपके सामने। ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है। गोपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? गोपाल जी, आप लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके साथ मेरा बातचीत नहीं हो पा रही है। गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है हमारी? गोपाल जी, आपसे ये जानना चाहता। हाँ, मुझे आ रही है। अब आप जवाब दीजिए। मैंने कई बार आपसे सवाल किए हैं कि इस समय जो सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम किन लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं? गोपाल जी, सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है वो तो बहुत अच्छी है, अगर इसकी तो सराहना की जा सकती है, लेकिन इसमें सरकार को सबको साथ लेकर के चलना होगा। कई बार सरकार कहती तो है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन कुछ तबके छूट जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ कोचिंग्स की बात करें तो सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे इस तरह
कि हाँ, कोचिंग जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल कॉलेज से जो बच्चे आते हैं वो आपस मतलब अधकचरे ज्ञान लेकर आते हैं। उनको कंपटीशन के लिए, उनको परिष्कृत करने का, उनको तराशने का कार्य कोचिंग वाले करते हैं और हम लोग उनको योग्य बना करके तब कंपटीशन लायक बनाते हैं। कहीं न कहीं सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से कोचिंग्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और जिससे कि बहुत सारे आईएएस, पीसीएस इंटरव्यू देने वाले लोग वो बेरोजगार हो रहे हैं। किसी तरह कोचिंग चला रहे थे कि हमारा रोजगार इससे चलेगा, लेकिन उनकी कोचिंग्स बंद हो गई हैं तो वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो जो रोजगार दिलाने में मदद कर रहे थे आज स्वयं ही बेरोजगार हो रहे हैं। तो हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि सरकार इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और साथ ही सरकार की जो कुछ पेंडिंग योजनाएं, जैसे कि अभी टीचर्स की बात की जाए कि एलटी ग्रेड टीचर्स हैं, कुछ आरओ के एग्जाम्स हैं, कुछ पीसीएस के और लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार लेट लतीफी हो जाती है और इसकी वजह से युवा परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर के कहीं ना कहीं आपा होने लग जाता है। तो यदि समय से वैकेंसीज निकले और समय से उनका चयन हो तो हमारी समझ में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हम लोगों का पूरा सहयोग भी रहता है सरकार को। लेकिन यदि ये समस्याएं रहेंगी तो फिर कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है गोपाल जी। मनोज जी एक सवाल आपसे भी है कि आप लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब आप जो है आपसे सवाल ये है कि अब लोकसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं, 1 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में अगर सरकार बेरोजगारी पर ध्यान दे रही है, नियुक्ति प्रक्रिया आसान हुई है, तो इन परिस्थितियों में आपके पास फिर मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए आंकड़े बड़े कम हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है और किसी स्टेट के लिए अगर 36.5 लाख रुपए करोड़ का एमओयू साइन होता है और सरकार ये दावा करती है कि हम इसको जमीन पे उतार रहे हैं तो रोजगार की तो बौछार हो जाएगी। जैसे दिल्ली में बारिश हो रही है वैसे ही बह रही होंगी नौकरियां। कोई इधर गई, कोई उधर गई, कोई यहाँ गई, कोई वहां गई। लोग जहाँ लेना जो चाहे वहां उसको मिल जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि ये सब सिर्फ स्वप्न की तरह है। एक स्वप्न है कि हाँ सब 33.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया, खूब रोजगार आ गए, सरकारी नौकरियों की भर्ती हो गई। मैंने 2 मांग की है सरकार से, कोई जवाब नहीं आया। ना श्वेत पत्र पे जवाब आया, ना 8656 एसडीएम पे सरकार की तरफ से जवाब आया। तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन एक बात मैं बता दूं अमरेंद्र को भी और तिवारी जी को भी, लूडो खेल प्रतियोगिता से सरकारी नौकरी मिलती है योगी सरकार में। आप 5 कालिदास मार्ग के अंदर लूडो खेलो दिन भर मोबाइल पे और इसके बाद भर्ती हो जाओ सचिवालय में, बेहतरीन समीक्षा अधिकारी बन जाओगे। अब आप पूछोगे ये कौन है, तो ये ओम प्रकाश सिंह बताएं। अगर हमसे आप पूछेंगे बहुत जोर डाल के तो उनकी फोटो आपके टीवी चैनल पे चल रही है लगातार। उन्हीं के घर के हैं कोई रिश्तेदार जिनका कोई नहीं है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा वाली जो गांव की कहावत है। उनके रिश्तेदार लूडो खेल प्रतियोगिता जीत के सरकारी नौकर सचिवालय में हो जाते हैं। तो हमको कम से कम आईना तो न दिखाएं। इतनी तो हम 4 बार सरकार में रहे, हमें मालूम है। ठीक है मनोज जी, बस इसका आखिरी जवाब ओम प्रकाश सिंह जी से ले लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। मनोज यादव जी ने थोड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस नौकरी की प्रक्रिया को चाहे वो अमरेंद्र पटेल जी ने सवाल उठाया हो, चाहे गोपाल तिवारी जी ने या मनोज जी ने। मनोज जी विपक्ष के नेता हैं, हालांकि आप दोनों का जो सत्ता का संघर्ष है वो चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ बात जनता की करने बैठे हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या और इसमें सुधार की गुंजाइश है? और दूसरा, बहुत सारे सवाल मनोज जी ने उठाए हैं, उसका जवाब आपसे चाहेंगे, उसके बाद इस बहस को समाप्त करेंगे। ओम प्रकाश सिंह। उपाध्याय जी, मनोज जी बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं। इन्होंने निवेश की बात किया, इन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे उत्तम स्थान उत्तर प्रदेश निवेश के लिए है और इसी कारण जो है 36 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। और मनोज जी को प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये धरातल पर उतरने के बाद 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये पक्का है मनोज जी, आप जान लीजिए। दूसरी बात ये है उपाध्याय जी, आप डिबेट चला, हम बोल रहे हैं, शिक्षाविद बोल रहे हैं, ये बोल रहे हो। आप ये बताइए जिनके बेटे चयनित होते हैं,
जिनका पड़ोसी चयनित होता है और वो बताता है कि आज के जमाने में बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए, बिना कोई सिफारिश किए, बिना उस सत्तारूढ़ पार्टी का पत्र लिए अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है और साधारण व्यक्ति ठीक है घर चलाता है, तो ये तो प्रदेश भर में चर्चा है कि नहीं उपाध्याय जी? आप खुद बताइए, सरकारी नौकरियां जब होती थी तो वो दलाल को कि भैया 15 लाख रुपया रेट चल रहा है, ले लो, लेकिन गारंटी है, बोले कि ये इनके पास, हमारे उस परिवार के फला मुखिया के पास चल गया। ठीक है ओम प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा, बहस हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े एक सार्थक बहस में, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नौकरियों की बहार है। योगी आदित्यनाथ स्वयं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तमाम सारे विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तमाम सारे विभागों की नौकरियां निकल रही हैं। जाहिर है बेरोजगारी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया और उसे एक लक्ष्य बना करके अब इसे परिणति की ओर लेते हुए जाते दिख रहे हैं। किसी भी सरकार के लिए बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन अगर उस दिशा में सार्थक पहल की जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। योगी सरकार इस दिशा में सार्थक पहल कर रही है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार अंकुर। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी का इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो हमेशा लड़ते हैं उनके लिए, जो हमेशा पिटते रहते हैं, उन लोगों के लिए लड़ते हैं हमेशा। वो खास चीज है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा पिटते हैं। क्यों पिटते हैं, कहाँ पिटते हैं, हम बताते हैं। ये पिटते हैं पत्नियों से। एक खबर के मुताबिक अगर हम देखें, एक सर्वे है, सर्वे के मुताबिक हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पत्नियों की पिटाई होती है। ये एक राष्ट्रीय अखबार की खबर है जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि किस प्रकार से कौन पिटता है। एक खबर ये, फिर दूसरी खबर मैं और दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए एक खबर और ये है किस तरीके से क्या हालात है। केवल इतना ही नहीं, ये सर्वे वो है, सरकारी आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जो 1090 है, 1090 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें पुरुष लोग शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में तमाम पुरुष पिटते हैं पत्नियों से और पत्नियों के उस पीड़न से बचाने के लिए लगभग 4 दशक से ज्यादा समय से एक शख्स लड़ रहे हैं। वो कानपुर निवासी हैं रामगोपाल पुरी जी। रामगोपाल पुरी जी ने पत्नी पीड़ित मंच बनाया हुआ है, पति मंच बनाया हुआ। पति मंच किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को पत्नियों बचा रहा है, यह मामला इसलिए और संजीदा हो गया है। अभी हाल में आलोक मौर्य यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी से परेशान होने का आरोप लगाया कि पत्नी उनको परेशान कर रही है। इसी प्रकार तमाम शिकायतें लगातार आती जा रही हैं। अब ऐसी शिकायतों से किस प्रकार से निजात दिलाते हैं, हमारे साथ रामगोपाल पुरी जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है पुरी साहब। आप किस तरीके से पत्नियों को बचाते हैं? एक तो आप मोटे तौर पर ये बताइए, पतियों को कैसे बचाते हैं आप? देखिए, किसी भी मारपीट के पीछे 2-3 कारण होते हैं। एक तो या पत्नी या पति दो में कोई साइको हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। दूसरा एक कारण होता आर्थिक पहलू, कोई अब जो मौर्य वाला है वो आर्थिक पहलू ही है। तीसरा एक प्रमुख कारण होता है वो जाति विभेद। अच्छा। मुख्य 3 वजह हैं जिनसे ये झगड़े शुरू होते हैं। मौर्य वाले मामले में भी जाति नहीं है, आर्थिक है। आज उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया और वो एक सफाई कर्मी है। अब वो सफाई कर्मी और उसका तालमेल नहीं बैठा। जब आदमी का स्तर बढ़ता है तो अपने स्तर के लोगों से उसके संबंध भी होते हैं, तब एनालिसिस करती है कि हमारे साथ ये फिट नहीं है और ये फिट है। तो जब फिट होता है तब फिर इसमें झगड़े शुरू होते हैं। जब झगड़े शुरू होते हैं तब फोकस हो जाता है। जब तक झगड़े नहीं शुरू होते हैं, और ये केवल ये मौर्य तो बहुत छोटा स्तर का है। हमने तो पतिमंच तब बनाया था जब कानपुर की न्यायपालिका का जो सबसे प्रधान आदमी है वही उससे पीड़ित था और मैंने अपनी आंखों देखा, तब मुझे ये उद्देश्य प्राप्त हुआ कि ये देखिए कि आपने कहा कि मतलब एक बहुत न्यायिक स्तर के बड़े अधिकारी के आपने संकट को दूर किया था, और ऐसे कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तर प्रदेश में जो आपके संपर्क में है उत्तर प्रदेश के बाहर?
उत्तर प्रदेश में आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 350-400 ऐसे IAS अफसर, इससे नीचे नहीं है, और ब्यूरोक्रेट में तो PPS और PCS भी आते हैं, मगर 350 से 450 लोग हैं जो जिनसे हमारे इस संदर्भ में संवाद होता रहता है। संवाद होता रहता है। उनके लिए हमने काम भी किए हैं। वहाँ जब आए तब उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, बचपन में ही शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो वही पत्नी जब वो बड़ा अफसर हुआ तो उसका वैभव और उसकी प्रतिष्ठा और उसका रहन सहन का स्तर बढ़ता है, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। जब एडजस्ट नहीं होते झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब सवाल बात उठता है कि आपका जो मंच है, इतने लोग लगे हुए सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे, आपका जो पति मंच है, पति मंच कैसी कानूनी मदद करता है? उनको किस किस प्रकार की कानूनी मदद? भाई हमारे जो वकील हैं, वकालत की जरूरत पड़ती है तो हमारे वकील उसमें, अगर कोई बहुत पैसे वाला नहीं है, पैसे की स्थिति नहीं है, तो फिर हमारे वकील लोग उनकी मदद करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है, आपके डॉक्टर हैं और या वकील हैं, तो जो पीड़ित आता है, अगर गरीब पीड़ित है या अमीर पीड़ित है, तो आपसे कोई फीस चार्ज करते हैं? कोई हम फीस चार्ज नहीं करते। हम लोग फीस उनसे चार्ज करते हैं जिनका काम हो गया और बड़े अफसर हैं, तो उनसे डोनेशन में जो भी उन्होंने देना चाहा दे दिया, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। एक साल में आप ऐसी कितने घटनाओं का निस्तारण कराते हैं, सुलह कराते हैं, समझौता कराते हैं? 10 से 12 अच्छे स्तर के 10 से 12 लोग। अच्छे स्तर के 10 से 12 जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश में हर साल लगभग 1,60,000 के आसपास लोग आत्महत्या करते हैं। इसमें तकरीबन 80,000 के ऊपर पुरुष हैं और 28,000 के आसपास महिलाएं हैं। ठीक है, अगर आंकड़े देखें, आंकड़ों के मुताबिक 33% पुरुष इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में होता है, जहाँ पे पारिवारिक मामलों में क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर लेता है। वही महिलाएं 4.5% महिलाएं ऐसी हैं जो पति या ससुराल इनसे नाराज होकर के आत्महत्या करती हैं। ये जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक जब आप देख रहे हैं तो पत्नियों की संख्या पीड़ित होने की बहुत ज्यादा है पत्नियों की, जबकि पत्नी नहीं पीड़ित है, ज्यादा पति पीड़ित है। तो लेकिन सामाजिक तौर पर ये माना जाता है कि पत्नियां पीड़ित होती हैं। देखिए अंकुर जी, महिला ये मान के चलता है आदमी कि ये निर्बल वर्ग है, जबकि हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है कि जितने युद्ध हुए अब तक सब महिलाओं के कारण ही हुए हैं। चाहे महाभारत हुआ हो, चाहे रामायण में हमारा तो महिला युद्ध की जननी है। नहीं है, पुरुष ज्यादा पीड़ित है, मगर दिक्कत यह है कि हम अपनी प्रतिष्ठा और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मौन रहते हैं। हम तत्काल आवाज नहीं उठाते हैं। आज अगर घर में किसी के घर में भी जरा सी आवाज उठ जाए तो बगल वाले छज्जे झांकने लगते हैं, क्या हो गया। और पुरुष चाहे जितना कुछ चिल्लाए वहाँ कोई सुनता ही नहीं किसी की, अरे कहना कोई बातचीत हो रही होगी। तो दिक्कत पुरुषों के साथ ज्यादा है, मगर पुरुष बोल नहीं पाता है, और आज से नहीं बोल पा रहा है, बहुत जमाने से पुरुष कम बोलता है। बोलता तब है जब अति हो जाती है, तब फिर वो मंच और ये सब व्यवस्था में लगता है। किसी के पास चले जाइए, पुलिस के पास चले जाइए, आदमी एक तो जाता नहीं, गया तो उसकी और मजाक उड़ाई जाती। अरे कहले कहाँ, और तो इस परेशान। न्यायपालिका में जाइए, डाइवोर्स के जितने मुकदमे हैं ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, नौ जुडिशरी पता लगा लीजिए, 85% डाइवोर्स के मुकदमे लेडीज ही करती हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे बताया कि हम प्रतिष्ठा के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, नाम अदालत जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका भी ज़्यादातर महिलाओं की ही बात को तवज्जो देती। कानून जो आज की तारीख में है वो भी उनके ही पक्ष में ज़्यादा है। ओके, अब ये था कि जो IAS अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स आपके पास आते हैं, या राजनेता भी तमाम आते होंगे पत्नी से पीड़ित होकर के, उनकी समस्याओं के लिए वो जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा नाम गोपनीय रखो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, हम गोपनीय रखते हैं, हम बताते भी नहीं हैं। अच्छा भाई देखिए, अगर हम बता दें तो वो जिस चीज चुप्पे छुपाते आया है, तो अगर हम बता दें आज की तारीख में, हम आपको लखनऊ का एक किस्सा बता रहे हैं, मगर नाम नहीं बताएंगे, जगह बताए दे रहे हैं। मेरे पास एक सचिव स्तर का आदमी आया, सचिव स्तर का, मुझे तो उसने मुझे फोन पर जब बातचीत किया तो उसने कहा हम आपकी टीम के साथ मिलेंगे। कहा ठीक है, टीम बैठी थी, आए
तो तब तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये सचिव हैं या कोई IAS अफसर है। वो जब उनका वो आया अर्दली तो समझ में आया कि ये कोई अफसर है, और सचिवालय लिखा था तो मैं समझ गया कि सचिव स्तर का ही कोई आदमी। तो हमने उससे सब बातचीत किया, फिर उसने कहा कि आप, हमने कहा हम घर आएंगे आपके भी टीम के साथ। तो हम घर गए, यही बटलर पैलेस में। तो उसकी पत्नी का जो स्थिति हम लोगों ने देखी, हमारे साइको डॉक्टर ने बताया कि ये साइको नहीं है, इसको दूसरी कोई प्रॉब्लम है। एक अधिकारी के साथ कोई भी अधिकारी मिलने जुलने आ सकता है, कोई कर्मचारी किसी जाति धर्म का हो, अधिकारी है, सचिव स्तर का है, तो कोई भी आ सकता है। अब उसकी एक मनोदशा थी कि मेरे घर में कोई हरिजन नहीं आएगा। अब कोई हरिजन अगर कर्मचारी अधिकारी आ गया तो वो बाल्टियों पानी पूरे ऑफिस में डाल देती, धुलाई करती थी। अब ये उसकी धुलाई की मानसिकता थी कि हरिजन मेरे यहाँ नहीं। अब ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, मगर ये उसको समझने की जरूरत थी कि हम ये अधिकारी हैं। ये सारी जनता को, उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी, भारत का भी कोई आदमी आएगा, वो किस जात धर्म का, उसका कोई मतलब उससे नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपके संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनमें से कितने लोग खुद पत्नी पीड़ित रहे हैं? 95% नहीं। कैसे उन्होंने कैसे नियंत्रित किए? हम लोग देखिए, बताते हैं आपको, वो टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो बताते हैं आपको। देखिए, बीमार आदमी दूसरे की बीमारी नहीं ठीक कर सकता है। अच्छा, ये मेरे अपना एक सोचने का कॉन्सेप्ट है। कोई बीमार आदमी, कोई लंगड़ा आदमी दूसरे की मदद नहीं कर सकता है। मैं आपको ये पतिमंच क्यों बना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पतिमंच तो हमारे बाद तमाम लोगों ने बनाए और उनका वो नहीं चला, मगर हिंदुस्तान में जितनी पब्लिसिटी मैंने इसमें प्राप्त की, पब्लिसिटी भी प्राप्त की और संगठन भी प्राप्त किया। देखिए, कानपुर के एक जुडिशरी के हेड, नाम मैं नहीं खोलूंगा, 70 के दशक की बात है ये, 70 के दशक में ही ये बना था पतिमंच। बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था, उस समय ट्रेंड था पूरे भारत की जनता का और भारत सरकार का भी कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करना है। एक डाक टिकट तक चले थे, हर सोसाइटी के लोग उसको दान चंदा कर रहे थे। हमने भी एक फंक्शन आयोजित किया कानपुर के मर्चेंट चेंबर में, चैरिटेबल के लिए, कि जो पाएंगे वो वहाँ भेजेंगे। तब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, तो मैंने उस हेड को चीफ गेस्ट बनाया हुआ था। वो चीफ गेस्ट, हमारा हाल फुल हो गया। उसके बाद वो जब नहीं आए तो हम उनके यहाँ गए। तो जब मैंने उनका दरवाज़ा खोला जाली वाला, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर जूते से, तो हमने कहा बहुत गड़बड़ बात है। तो हमने चुप्पे दरवाज़ा बंद किया, बाहर आ गए। दरदलीस कहा, उसने कहा भैया अब अंदर मीटिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद। कहा हम मीटिंग हम देख ही आए थे। तो मैं निकल के आ गया। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र PTI में थे, तो वो न्यूज़ में आप लोगों की मीटिंग होती होंगी, जो भी हो। तो हमने कहा हो गया। इसके बाद जो है मैं बाहर आया, अखबार में जहाँ बिक्री होती है, सब अखबार आते हैं वही फूलबाग कॉर्नर पे। तो जो अखबार हम उठा रहे हैं, फ्रंट में बॉक्स बना के, टाइम्स अखबार के फ्रंट पेज पर बॉक्स बना के। तो हमने कहा तो बड़ा जोरदार चला है, 4 लाइन के जन इतना लंबा छपके। अब जैसे अभी बात चल रही बहुत दिनों से आलोक मौर्य की, तो आप उनकी मदद करने जाएंगे? देखिए, हम उसी के पास जाते हैं जो मेरे पास आता है। अच्छा। पर्चा बनवाओगे तभी डॉक्टर आला लगाएगा। हम पर्चा में पैसा तो लेते नहीं, मगर अपनी बात तो कहोगे। वही बात है। अब इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपनी बात चुप्पे आके बताओ, तो फिर क्या मतलब सहयोग। हाँ, एक कुछ महत्वपूर्ण बात आप अपने शुरुआत में कहा था, बताने वाले थे जी। देखिए, इंडिया टुडे का एक पत्रकार आया था, उसने मेरे घर में सबसे पहले जांच की जाके, हमें नहीं मालूम था कि जांच कर आया है। उसने कहा कि आपके घर में आपको बहुत मार पड़ती है। हम कहा गलत मत बोलिए। तो उसने कहा आपका पतिमंच का आइडिया कहाँ से आया? तो हमने कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है, टॉल्स्टॉय, सोक्रेटिस और तुलसीदास, ये सब अपनी पत्नियों से पीड़ित थे। सब 3 नाम उस दिन हमने फ्लो में गिनाए उनको। हमने कहा तीनों अपनी पत्नियों से बहुत पीड़ित थे।
तो आइडिया की क्या बात, आइडिया तो साफ है। सभी को सही कहा। इसीलिए अब हमने उनको बचाना था कि उनका नाम तो अब जुडिशरी हेड थे तो हम कैसे कुछ कहते। तो ये हिंदुस्तान में आदिकाल से सब चला आया है, पूरी दुनिया में चला आया है, मगर हम जब तक जागरूक नहीं होंगे और अपनी बात को अपने मंच पर कहेंगे नहीं, तब तक पति मार खाते रहेंगे। हर दूसरे घर में आज ये स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के, हर दूसरे घर में पति पत्नियों से पिट रहा है, हर दूसरे घर में। ये कहकर डरवा तो नहीं था पतियों को? देखिए, अगर पति डर जाए तो फिर हमारे समझ में मर्दा ही नहीं है। डरने का काम नहीं है, समस्या का समाधान करने की जरूरत है। डायग्नोज करिए कि कहाँ पर लड़ाई है, फोरम में जाइए, समझौता केंद्रों में जाइए, बात तो बताओ कि ये असलियत यहाँ पर है। अब हम जब जाते हैं तो पत्नी बोलती, हम चुप हो जाते हैं, वहाँ भी हम डर जाते हैं। जब हम सही जगह, जब डॉक्टर के पास जाओगे, पूरी बात कहोगे, तभी तो कोई उसका डिस्पोजल होगा। और जब आप कुछ कहोगे नहीं, अब आयोग नहीं, कोई बहुत बड़ा आयोग बन जाए, तमाम आयोग की रिपोर्टें धूल खा रही हैं, आयोग से कुछ नहीं होगा। आयोग तो बचत के रास्ते हैं। जब तक जागरूकता नहीं, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। वो पिटते हैं, वो पिटते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही, जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक पति पिटते रहेंगे। जब पतियों को बचना है तो जागरूक हो और संभले और सुधरे। और वो टिप्स जो जब बताए गए कि घर में सामंजस्य बना के चले, पत्नी को खुश रखें और पिटने से बचें। नमस्कार, थैंक यू, स्वागत है आपका, धन्यवाद।